बिहार में क्या चल रहा है। बिहार को हमेशा जातिगत राजनीति, फलाना ढिमका, ये सब कह कर के जो है पुश किया जाता रहा है। अभी लल्लन सिंह एक गेम खेल रहे थे, लालू अपना गेम चला रहा था लल्लन सिंह के माध्यम से, नीतीश कुमार आकर के उन्होंने अलग खेला कर दिया। इस पूरी कहानी में स्पीकर का पद इंपॉर्टेंट हो जाता है जो राजद का है। अवध बिहारी की क्या भूमिका थी वहाँ पे, क्या तेजस्वी सीएम बनेंगे, क्या नीतीश कुमार सीएम बने रह पाएंगे, क्या नीतीश कुमार पार्टी को बचा पाएंगे, आने वाले 10 दिनों में या 1 महीने में और क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं, इन सब पे चर्चा हम करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। बिहार में जो कुछ चल रहा है पिछले कुछ दिनों से कि नीतीश की पार्टी जो है वो टूटने वाली है, लल्लन सिंह कुछ कर रहे थे और बहुत सारे लोगों ने लिखा कि बिहार की राजनीति पे आपके वीडियो की प्रतीक्षा है। कई बार क्या होता है कि जब इतनी जल्दी घटनाक्रम जो है वो बदलने लगते हैं तो फिर उसको जो है थोड़ी प्रतीक्षा करनी जो है वो उचित रहती है। प्रतीक्षा किया मैंने और अभी मैं इस स्थिति में हूँ कि आपको पूरी जानकारी ढंग से दे सकूँ, और ये जानकारी थोड़ा इस तरह से भी दूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि बिहार में राजनीति चलती कैसे है। नॉर्मली जब बिहार के बारे में बात होती है तो लोग डिसमिस कर देते हैं आउटराइटली कि नहीं, एक तो बोलते हैं कि नहीं बिहार में राजनीति बहुत कॉम्प्लेक्स है, और दूसरी बात बोलते हैं कि यार जाति को लेकर के ही होती है यहाँ पे, और कुछ तो होता नहीं है। तो उन सारे मिथकों को भी तोड़ने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक जाति की बात है तो इस पर मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ कि बिहार कोई एक विलक्षण प्रदेश नहीं है जातिगत राजनीति के लिए। कोई भी धरती पे कोई भी ऐसी छोटी से छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ग्राम के स्तर पे होती है, ग्राम पंचायत के स्तर पे, या फिर यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस तक, जाति अलग अलग रूपों में, अलग अलग दलों में, अलग अलग वोटिंग ग्रुप्स में, समूहों में, कॉकसेस में आपको दिखेगा ही कि हम किस तरह से एक छोटे से समूह को या वैसे छोटे छोटे समूहों के एक बड़े समूह को कैसे एड्रेस करेंगे। तो वही आपको बिहार में भी दिखता है। बिहार कोई अलग नहीं है। वहाँ के लोगों के ऊपर लांछन लगाए जाते हैं कि नहीं तुम लोग साले जाति से ऊपर कभी उठ नहीं पाते हो, इसी को वोट दे देते हो, उसी को वोट दे देते हो। ये सब भी थोड़ा बहुत चर्चा के दौरान जो है हम बातें करेंगे। चर्चा 5 खंडों में होगी और मैं थोड़ा सा आपको दे दूं कि पहला होगा पटकथा, मतलब स्क्रीन प्ले जो अभी चल रहा है और बैकग्राउंड में क्या चला है, पार्श्व कथा क्या है, पीछे क्या चल रहा था। ये लालू, नीतीश और लल्लन सिंह और तेजस्वी को सीएम बनाने का जो एक फार्मूला मैन्युफैक्चर किया जा रहा था और कैसे उसको नीतीश ने रोका। दूसरा खंड होगा कि लल्लन सिंह का गेम प्लान क्या था, वो कैसे लालू से मिलते हैं और वो क्या करना चाह रहे थे जो हो नहीं पाया। तीसरा था कि नीतीश ने कैसे उसके पूरे गेम प्लान को, जो लालू और लल्लन सिंह ने, लालू का चक्रव्यूह बहुत लंबे समय से था, अगस्त 2022 से ही जब ये लोग सत्ता में वापसी करते हैं गठबंधन में, तो वहाँ से लालू ने किस तरह से चक्रव्यूह बनाया था और अभी कैसे, मतलब पेशेंस के साथ वो मतलब अपने समय की प्रतीक्षा करता रहा, तो उस चक्रव्यूह को नीतीश कुमार ने कैसे तोड़ा। चौथा पॉइंट जो है उस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या नीतीश वापस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में वापस आएंगे क्या, भाजपा के साथ मूलतः सरकार बनाएंगे क्या। और उसके बाद 5वां थोड़ा सा है कि इनका इंडी अलायंस और पीएम पद का मोह, ये सब को लेकर के अगले 1 महीने में क्या घटनाक्रम जो है घटित हो सकता है। तो ये 5 मूल बिंदु है जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पटकथा क्या है, स्क्रीन प्ले क्या चल रहा है, फ्रंट में क्या चल रहा है। फ्रंट में यही चला कि लल्लन सिंह जो है पिछले कुछ समय से कुछ विधायकों के साथ थे और वो चाह रहे थे कि उन विधायकों का समर्थन लेकर के राजद के साथ, जो ऑलरेडी
कांग्रेस के 19 विधायक संभवतः है, और उसके बाद 2, 4, 5 मतलब कम्युनिस्टों के हो गए, और बाकी इंडिपेंडेंट ये सब का लेके 79 सीट्स राजद की है अपनी। तो उनको 12 और लोग चाहिए थे और वो मेजॉरिटी में आ जाते। जदयू की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। अब ये सारा जो है ये बैकग्राउंड मतलब फ्रंट में इस तरह से चीज़ें धीरे धीरे बाहर आई। लालू जो है थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अगस्त में सत्ता में आते हैं, और अगस्त में भी सत्ता में कैसे वापस आते हैं, अगस्त 2022 में। उससे पहले 2020 का चुनाव आप देखिए, जहाँ पे तेजस्वी ने यह देखा कि उनके पिता को लेकर के अभी भी बिहार के लोगों में एक पूरी पीढ़ी में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हेजिटेशन है, और उनके पिता की छवि उतनी अच्छी है नहीं। तो उन्होंने पोस्टरों से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी जी को हटा दिया, फ्रंट में स्वयं आ गए। भाई के साथ भी कुछ खटपट थी, वो सब भी जो है वो साधा उन्होंने, और छोटी छोटी कई जनसभाएं कि लगातार घूमते रहे। और तेजस्वी उन नेता पुत्रों में से मतलब विलग होकर के दिखे, जिनको विरासत में अगर कुछ दे दिया गया है तो वो उस पर बैठे नहीं रहे, या उन्होंने उसको तबाह नहीं कर दिया। जिसमें आपको राहुल गांधी दिखेंगे, अखिलेश दिखता है, स्टालिन का बेटा दिखता है। ये सब जहाँ पे बाप की लेगेसी को, जो जन समर्थन इनके पिताओं को जो था, वो आगे ये पुश नहीं कर पा रहे। तेजस्वी वैसा नहीं है। तेजस्वी ने अपने बाप की लेगेसी को आगे बढ़ाया, और कुछ स्मार्ट पॉलिटिकल मूव्स उसने जो है क्रिएट किए बिहार में, जिसके कारण वो वापस सत्ता में सबसे बड़ी पार्टी बन करके आते हैं। अभी 79 सीट्स उनके हैं। और ये वहाँ तक पहुँचे कैसे? क्योंकि किसी भी पार्टी का जो लंबे समय से मतलब सत्ता से बाहर रहे, उसके साथ ये समस्या हो जाती है। अब 2015 में जो चुनाव हुआ था, जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी इनके साथ, नीतीश के साथ मिल करके सत्ता में आती है, और 2.5 वर्षों तक वो गठबंधन चलता है। 17 के उत्तरार्ध में वापस भाजपा जो है आती है। नीतीश कुमार ने तरह तरह के बयान भी दे दिए कि मर जाऊंगा, आप लोगों के साथ नहीं आऊँगा, फलाना ढिमका। फिर 2020 में ये साथ में चुनाव लड़ते हैं राजद के खिलाफ, फिर 2022 में राजद के साथ हो जाते हैं। ये सब चलता रहा। अब इन सब के पीछे कि आखिर 2015 में ये लोग आते क्यों हैं राजद के साथ, जो स्वर्ण एनिमी, उसका कारण ये था कि 2014 में नीतीश, जो स्वयं एक सुशासन बाबू की छवि लेकर के, गुड गवर्नेंस का लेके चल रहे थे, और उधर से नरेंद्र मोदी का कैंडिडेचर अनाउंस होता है कि भाजपा के ये पीएम के प्रत्याशी हैं और पीएम का चेहरा है। उनका गुजरात मॉडल था, इनका था बिहार, उस वक्त जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में से एक था। अब यहाँ पे ईगो का क्लैश कह लीजिए, या जो भी, इनको अपना राजनीतिक भविष्य जो है वो थोड़ा सा चैलेंज होता हुआ दिखता है। तो वो एनडीए से ब्रेक अवे करते हैं 2014 के ही उसमें, और फिर 15 में राजद के साथ होकर के बिहार में चुनाव लड़ते हैं। अब एक बार जो कोई सत्ता में आ जाता है, उसके बाद फिर उसके लिए, अब सत्ता में आएगा तो कुछ आपको सीट्स मिलती है, कुछ मिनिस्टेरियल बर्थ्स मिलती है, मंत्रालय मिलते हैं, तो उससे आप फाइनेंसिंग जो है किसी भी पार्टी की बेहतर होने लगती है, उस पार्टी की जो लंबे समय से सत्ता से बाहर थी, राजद। अब ये सब तो बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि बिहार में क्या चल रहा था। 15 से 17.5 तक, मतलब 17 के हाफ तक जो है राजद सत्ता में थी। कुछ पैसे हो सकता है, फंड्स जो है आए होंगे, कनेक्शंस बने होंगे, लोगों में होप जगा होगा इनके काडर में कि हम सत्ता में वापस आ सकते हैं। और वही कहीं ना कहीं आपको 2020 के चुनाव में वो दिखता है आपको कि अलग स्ट्रेटजी के साथ ये लोग उतरते हैं और लार्जेस्ट मतलब पार्टी बन करके आते हैं। अभी 79 सीट्स इनकी हैं। भाजपा भी लगभग वही, मुझे लगता है कि 73-75 के रेंज में है। अब लालू जब दोबारा समर्थन देते हैं इसको, तो ऐसा नहीं है कि लालू कोई छुट भैया और छोटा मोटा नेता है।
समर्थन देने का कारण क्या रहा होगा? समर्थन देने का कारण यही है कि लालू का गेम जो है वो है धैर्य का। जो व्यक्ति लंबे समय से राजनीति में है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता आ रहा है, फिर जेपी आंदोलन, हालांकि दोनों एक ही जगह से आए, नीतीश भी लालू भी, तो नीतीश भी कम घाघ नहीं है, उनके बारे में तो बोला, लालू ही बोलते थे कि इसके पेट में दांत है या पता नहीं, ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट उनका था। अब लालू बहुत ही पेशेंस से गेम ये खेल रहा था, और ये ऐसा नहीं कि मैं अभी अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा और 3 महीने में कुछ करके हम जो है उसको फिर बना देंगे मुख्यमंत्री, नहीं, लालू का गेम ये नहीं है। लालू ने अपने स्वर्ण एनिमीज, जो एक बार इसको धोखा दे चुका है 2017 में, उसके साथ वापस उसका बेटा आता है और उसी के टर्म्स पे अभी भी कुछ अधिक एग्जर्ट नहीं कर रहा है। हालांकि 16-17 मंत्रालय जो है वो राजद को दिए गए, जो हम आगे चर्चा भी करेंगे। तो वो सब है कि भाई जितना प्रोपोर्शनेट हम दे रहे हैं, आपके पास कितना सीट है, 45 है, हमारे पास 80 के लगभग है, तो आप जूनियर पार्टनर ही रहेंगे। हमने आपको सीएम का पोर्टफोलियो दिया, होम का पोर्टफोलियो दिया, तो उस हिसाब से भी आप देख लीजिए। तो लालू ने 2 कदम पीछे लिया कि नहीं ठीक है, हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि उसके बेटे के पास समय है, लंबा गेम वो खेल सकता है। 2 कदम पीछे लेकर के लंबी छलांग मारने की चेष्टा की। और ये लंबी छलांग क्या थी? अब जो मैं बोल रहा था कि लालू ने व्यूह रचना किस तरह से की। लालू ने न केवल अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री का पद दिया, दूसरे बेटे को भी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री दी, तेज प्रताप को, और बाकी भी मतलब 15 और मतलब मिनिस्टर्स अपने दिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके साथ और क्या, लालू जानता है कि उसका पुत्र अपने ही बल पे, अभी राजद उस स्थिति में नहीं है कि मेजॉरिटी पा जाए, और केवल अभी ही नहीं, अभी थोड़े और समय तक, हो सकता है नेक्स्ट मतलब 2025 के चुनाव तक, ये मैं आपको 2020 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद 22 में जब ये लोग गठबंधन में आते हैं तब उसकी सोच की मैं बात कर रहा हूँ। तब वहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद होता है स्पीकर का। स्पीकर का पद अनइम्पॉर्टेंट नॉर्मली रहता है हर समय, यदि एक पार्टी मेजॉरिटी में है तब, लेकिन 2 विपरीत धाराओं की पार्टी जब एक साथ होती है, वहाँ पे स्पीकर का पद अति महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें भी तब जब आप जानते हैं कि ये विधायक बिक सकते हैं। अब विधायकों के मूवमेंट पे दल बदलू कानून है कि जब तक 2/3 विधायक एक पार्टी को छोड़ करके नहीं जाएंगे, समझिए इसको कि 45 अगर आपके पास विधायक हैं तो उसमें से 30 विधायक जब तक अलग नहीं होंगे, जो आपको एनसीपी में हुआ और शिवसेना के साथ हुआ है, तब तक उनकी सदस्यता जाने का खतरा रहता है। मतलब 45 में अगर 28 भी चले गए तो भी उनकी सदस्यता सबकी रद्द हो जाएगी। तो एक तो ये है, उनके पास ना चुनाव चिन्ह बचेगा और पार्टी, तो यहाँ पे स्पीकर का पद अति महत्वपूर्ण हो जाता है। स्पीकर का वो सोल राइट है कि वो उसको एक्सेप्ट करे उन विधायकों के मूवमेंट को या ना करे। उसके बाद जो लंबी छलांग की मैं बात कर रहा था, वो अब आता है लल्लन सिंह का गेम, जो हम दूसरे बिंदु पे बात कर रहे हैं। लल्लन सिंह का गेम क्या है, जो मैं कहानी आपको स्पीकर वाली बता रहा था उससे आगे लेंगे। लल्लन सिंह क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी जनता दल यूनाइटेड के, नीतीश की पार्टी के, लालू के चक्कर में क्यों फंसता है? तो उसका कारण है प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। वो सांसद है, अब वो लोकसभा सांसद है जिसकी सांसदी जाना तय है। अगले चुनाव में यदि एनडीए के साथ गठबंधन नहीं होता है नीतीश कुमार का, तो जो 17 सांसद जदयू के हैं उनमें से कई लोग जो केवल और केवल मोदी के चेहरे के कारण जीते हैं, तो उनकी सांसदी चली जाएगी। उसमें से एक लल्लन सिंह भी हैं। अब लल्लन सिंह को लगा कि यदि मुझे अपनी सांसदी बचाए रखनी है तो मुझे लालू से कुछ करना होगा। क्यों? क्योंकि 80 सीट, 79 सीट्स जिसकी है, उसके पास राज्यसभा में भेजने का भी प्रावधान होता है, मतलब प्रोपोर्शनेट होता है, तो उसमें नॉमिनेट कर देगा तो आप पहुंच जाएंगे। मनोज झा जो हैं प्रोफेसर साहब, उनकी सांसदी अप्रैल में अगले वर्ष जो है समाप्त हो रहे हैं राज्यसभा की।
और अप्रैल मई में ही चुनाव हैं लोकसभा के। तो ऐसे में लल्लन सिंह को एक वो कह सकते हैं कि दरार, वहाँ पे होप, आशा की किरण जो है वो दिखती है। वो लालू से डील करना चाहते हैं और लालू भी जानता है ना किसकी क्या व्यवस्था हो सकती है, कमज़ोर नब्ज जो कहते हैं उसको पकड़ना। तो फिर उनके साथ एक डील होती है कि हमें 11-12 विधायक चाहिए, तुम अगर उन लोगों को लेकर के आ जाते हो और तेजस्वी सीएम बन जाता है तो फिर हम तुम्हें राज्यसभा भेज देंगे अप्रैल में। ये चुनाव जो है लोकसभा का आने से पहले तुम्हारी सांसदी बची रहेगी, तुम्हारा दिल्ली में बंगला बचा रहेगा, फैसिलिटीज फलाना ढिमका जो भी होता है, पावर जो है तुम्हारी वो बची हुई रहेगी। तो ये लल्लन सिंह को ये प्रलोभन दिया गया। अब जो स्पीकर की मैं बात कर रहा था वो ये है, अवध बिहारी नाम है उनका, नाम देखिए कितना सुंदर है। तो स्पीकर साहब जो है वो राजद के हैं, वो जदयू के नहीं हैं। जबकि नीतीश को स्मार्टली इसमें कम से कम स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहिए था। जो भी पार्टी वल्नरेबल होती है ऐसे में, और यदि आप किंग मेकर की पोजीशन में हो कम विधायकों के भी साथ, तो भी यदि आपको 1-2 मिनिस्टेरियल बर्थ सेक्रीफाइस करना पड़े आप कीजिए, लेकिन स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहिए। नीतीश ने ऐसा नहीं किया। उसको लगा कि ठीक है भाई, हम तो जिसके साथ मेरा मन होगा हम चले जाएंगे, हम तो सीएम बने रहेंगे। अब वो परिस्थिति जो है बदल चुकी है। अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि नीतीश की वापसी राजग जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में तभी होगी जब वो सीएम का पद छोड़ेंगे। मतलब अब यदि भाजपा और जदयू गठबंधन करती है तो नीतीश को आउट ऑफ इक्वेशन बिहार की राजनीति से जाना होगा, आपको केंद्र में कोई दायित्व दे दिया जाएगा। ये है वहाँ पे। तो नीतीश के लिए अब कुछ बचता नहीं और लालू इस बात को जानता है। फिर अवध बिहारी गेम में क्यों आते हैं? अब देखिए 12 विधायक जिसकी मैं चर्चा कर रहा था उनके साथ लल्लन सिंह की मीटिंग होती है। ये पूरी मैं पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी दे रहा हूँ कि पीछे में क्या हुआ जो हमें पता नहीं चला। 12 विधायकों की सीक्रेट मीटिंग होती है। उसमें लल्लन सिंह बोलते हैं कि हम जो है अध्यक्ष हैं तो तुम लोगों को मैं पार्टी से निष्कासित कर दूंगा, पार्टी विरोधी गतिविधि। अब निष्कासित कर दूंगा, तुम लोग विधायक बने रहोगे और विधायक होके तुम सपोर्ट कर दोगे किसका? तेजस्वी का। अब स्पीकर के हाथ में सारा खेल चला जाता है कि वो तुम्हारे निलंबन को जो पार्टी अध्यक्ष ने किया है, यहाँ पे अब दल बदल कानून नहीं लगेगा क्योंकि तुम पार्टी से निष्कासित हो, और स्पीकर का सोल राइट है कि वो तुमको रखे ना रखे। तो स्पीकर है राजद का, वो कह देगा कि नहीं ये अलाउड है, समर्थन दे दिया, तेजस्वी की सरकार जो है बन जाएगी, जदयू जो है विपक्ष में चला जाएगा। ये पूरा गेम प्लान इन लोगों ने बनाया था। अब क्या हुआ कि इनमें से एक विधायक जो है सीक्रेट मीटिंग जो कर रहा था, वो विधायक जाकर के नीतीश कुमार को ये सारी बातें बता देता है। और ऐसा नहीं है कि लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार को मतलब कभी बताया नहीं कि तेजस्वी क्या चाहता है या लालू क्या चाहता है। पहले भी एक बार वो बैटिंग कर चुके थे कि आप 18 वर्ष से सीएम रह चुके हैं, अब आप हट जाइए, तेजस्वी को बनने दे दीजिए, हम लोग के पार्टी का भला हो जाएगा, फलाना ढिमका। और नीतीश कुमार ने ये पूरा सिरे से नकार दिया। पिछले कुछ समय से यदि आप फेसबुक पोस्ट देखेंगे लल्लन सिंह के, तो दिसंबर में लास्ट पोस्ट 20 तारीख को है नीतीश के साथ, जबकि उससे पहले देखेंगे लगभग हर दिन या दूसरे दिन वो नीतीश की योजनाओं की बड़ाई और लगातार नीतीश जी जिंदाबाद जय जयकार इस टाइप से चल रहा था। ये पूरा चल रहा था, लेकिन बैकग्राउंड में वही है कि लालू के साथ मीटिंग भी चल रही थी और जो भी लोग बिहार की राजनीतिक घटनाओं को का अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उसको, उनको पता था कि कुछ खटर पटर तो कुछ न कुछ चल रहा है। और इस खटर पटर को आप एक दूसरी पैरेलली की, अमित शाह भी लगातार बिहार जाते रहे हैं, पिछले 6 महीने में वो गए हैं बिहार, और वो बिहार में ना तो कोई योजना अनाउंस करने गए, ना ही बिहार में जो है वो ऐसा कुछ था कि चुनाव होने वाले हैं इस कारण से जा रहे हैं।
नहीं, तो वो क्यों जा रहे थे, इसको भी आप अपने मतलब बैक ऑफ माइंड में रखिएगा कि उनके भी जाने के कुछ कारण हो सकते हैं। ये पूरा खेल हुआ। अब तीसरे बिंदु पे हम आए कि नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक क्या था। अब मास्टर स्ट्रोक तो हम उस तरह से नहीं कह सकते हैं, मास्टर स्ट्रोक इस तरह से कह सकते हैं कि अगर उनको भनक लग गई हो तो उन्होंने अपने आदमी को उसमें प्लांट किया होगा 12 विधायक में, और उसने आकर के पूरा बताया कि किस तरह से आपके पीठ पीछे आपने जिसको इतना कुछ दिया है, लल्लन सिंह को, आपने उसको इम्पोर्टेंट मतलब मिनिस्ट्रीज दी हैं, उसको लोकसभा भेजा है, ये सारा कुछ आपने किया हुआ है। वो किस तरह से आपको खोखला करने की चेष्टा कर रहा है और पूरी पार्टी आपकी लील जाएगा, खा जाएगा, ये पता चलता है। और पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा है कि क्या पार्टी बचेगी, नीतीश का गेम ओवर हो जाएगा, इस तरह से जो है चल रहा था। राष्ट्रीय अधिवेशन था 29 या 28 को दिल्ली में, वहाँ पर नीतीश कुमार आते हैं और इसको हटा देते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार से मुक्त कर देते हैं। हालांकि स्वयं भी लल्लन सिंह का स्टेटमेंट पहले आ चुका था कि वो पार्टी अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते। तो जब ये मैन्युफैक्चरिंग उनका चल रहा था कि 12 विधायक ले लेंगे, अध्यक्ष के पद से उनको निष्कासित भी कर देंगे, तो टेक्निकलिटीज को बताते हुए वो अपना एग्जिट जो है वो तैयार कर चुका था कि वो पार्टी ही छोड़ देगा, एक तरह से ये चल रहा था। अब यहाँ पे क्या हो गया कि नीतीश ने उनको पार्टी से मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि नीतीश उस तरह का व्यक्ति ने इस तरह की धोखेबाजी, और जो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ही हर तरह के कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, वो व्यक्ति आपको यदि लगता है कि वो जाने दे देगा ऐसे में ही, तो ऐसा नहीं होता है। तो अंततः लल्लन सिंह को पदभार से मुक्त किया गया। वो हल्ला भी कर रहे थे कि नहीं मैं जो है लगातार इंडी अलायंस के मीटिंग्स में जाना पड़ता है एक अध्यक्ष के तौर पे, मुझे लोकसभा चुनाव की भी तैयारी करनी है, मैं समय नहीं दे पाऊंगा। दूसरे नीतीश को ये भी लग रहा था कि ये मेरे लिए मतलब मेरी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है इंडी अलायंस की मीटिंग में, तो मेरा नाम क्यों नहीं आगे आ रहा है, मेरे बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही है, मुझे इस तरह से नीचा क्यों दिखाया जा रहा है। फिर आप उसी संदर्भ में नीतीश कुमार का वो हिंदी उंदी वाले पे जो है डीएमके के नेताओं को, टीआर बालू और एक और था, उसको बोला कि भाई सीखिए, इधर आए हैं तो आपको हिंदी सीखनी चाहिए, ये सारा खेल भी हुआ। तो थोड़ी बहुत जो होता है ना कि इंडी अलायंस साउथ में तो इनका प्रेजेंस है नहीं उस तरह से, नॉर्थ में ये चाह रहे हैं कि जहाँ इनका संदेश जो है कुछ जगहों तक जाता है तो वहाँ वो संदेश पहुँचेगा कैसे, इन्हीं लोगों के कारण पहुँचेगा। वहाँ पर भी अगर ये लगातार छोड़ते चले जाएं लोगों को, नीतीश भी आपसे बिफर गए, लालू भी बिफरे हुए हैं, जो आपने बेंगलुरु में उनके साथ किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगह नहीं दी, न तेजस्वी को, न नीतीश को, न लालू को। ममता ने अलग ही गेम किया हुआ है। स्टालिन ने भी आपको बोल दिया है कि जो जिस राज्य में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पार्टी है वही लीड करेगी। संजय राउत का भी बयान आ गया है। ये सब भी तो इंडी वाला तो हम अगले बिंदु में चर्चा करेंगे ही। तो अधिवेशन होता है, लल्लन सिंह को पदभार से मुक्त किया जाता है और सारी जो सर्वोच्च समितियां हैं उसका हैंडल जो है, कमान नीतीश कुमार अपने हाथों में ले लेते हैं। और वहीं पे वो यह भी बोलते हैं कि हम लोकसभा चुनाव जो है अन्य राज्यों में भी लड़ेंगे। अभी तो लोकसभा चुनाव ही है, संभव है कि आने वाली विधानसभाओं के भी चुनाव जो आसपास की जगहें हैं वो और भी आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी के साथ और भी एफर्ट्स लगा के जदयू अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती हैं। इस पे नीतीश का स्पष्ट बयान आता है। अब नीतीश ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि अनंत काल तक आप रहेंगे, सीएम बने रहेंगे। नीतीश को भी पता है, जितना घाघ लालू है उतना ही नीतीश भी है। उसको भी पता है कि राजद से मिलना उसकी एक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन राजद उसकी पार्टी को बर्बाद कर देगी। और भाजपा का गठबंधन ऐसा है कि वो लार्जेस्ट पार्टी हुए, अलायंस में बड़े पार्टनर होते हुए भी उनको हर बार सीएम बनाया है। यह भी बात हमें देखना चाहिए।
तो एक जगह सकारात्मक समर्थन है, एक जगह ऐसा है कि वो आपको खोखला करने के लिए ही आपको समर्थन दे रहे हैं कि हम, वो पैरासिटिकल नेचर होता है परजीवियों वाला, कि वो तुम्हारे ऊपर रहेंगे, तुम्हारे रक्त को वो पीते रहेंगे, तुम्हें कमज़ोर करते रहेंगे, खुद स्ट्रांग होते रहेंगे। और यही राजद यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत ही स्मार्टली ये होता हुआ दिख रहा है। नीतीश को भी ये बात पता है। फिर भी नीतीश कभी भी नहीं चाहेंगे कि लालू की पार्टी या तेजस्वी जो है स्वयं को मतलब कॉलिंग द शॉट्स वाले मोड में देखे कि नहीं हम जो चाहेंगे वही होगा। वो हमेशा उनके मन में यह भय जो है वो डाले रहना चाहते हैं कि तुमको मैं कभी भी सत्ता से बाहर कर सकता हूं, मेरे ऊपर है। ये एक जो है उनके मन में बना रहेगा। अब जो है चौथा बिंदु आता है कि क्या नीतीश भाजपा में वो जो एनडीए है उस गठबंधन में वापस आएंगे। यदि आएंगे तो यह तो स्पष्ट है कि वो सीएम नहीं बनेंगे। तो उनके पास जो चुनाव मतलब है उनको चुनना अत्यंत ही कठिन हो गई स्थिति उनकी कि स्वयं का पद वो बचाएं या फिर पार्टी को बचाएं, दो में से एक चीज। अब पार्टी में भी क्या होता है कि यदि आप किसी उत्तराधिकारी को, जो आपका बेटा है या कोई अति प्रिय कोई संबंधी है, उसको यदि आप सत्ता सौंपना चाहते हैं, जैसे ममता अभिषेक को सौंपना चाहती है, या फिर सोनिया गांधी जो है राहुल गांधी को सौंपना चाहती है, या स्टालिन अपने स्टालिन जूनियर को सौंपेगा, तो इस तरह का जहाँ पे भी होगा वहाँ पर नीतीश जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। नीतीश के पास उत्तराधिकारी है नहीं एक्चुअल में। जिसके ऊपर ये सबसे अधिक विश्वास कर रहे थे ललन सिंह के ऊपर, वो ऐसा निकल गया एक राज्यसभा की संसद सीट के कारण। तो उनके सामने मतलब ये दुविधा है कि वो पार्टी को बचाएं या स्वयं के पद को, और इस पे उन्हें लगातार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगले लोकसभा विधानसभा चुनाव तक जो 2025 के दिसंबर में होगा, नवंबर दिसंबर में, तब तक संभवतः अगर इसी मोड में ये चलते रहे तो नीतीश कुमार की पार्टी ही अप्रासंगिक हो जाएगी, इररिलेवेंट। यदि इनको पार्टी या स्वयं को बचाना है या दोनों को बचाना है, फिर इनके पास एक ही विकल्प बचता है, वो भाजपा जो कह रही है। और भाजपा ऐसा भी नहीं है कि एकदम उनको समाप्त करने पे तुली हुई, नहीं, भाजपा ने ऐसा कभी नहीं दिखाया है। तो उनको इसी कारण से यही एक विकल्प बचता है कि वो कहीं न कहीं किसी तरह से स्वयं के पद को सेक्रीफाइस करके सेंटर में कोई पद लेते हुए पार्टी को बचाने की चेष्टा जो है वो करें। अब लल्लन सिंह ने ऐसा क्यों किया, यह भी एक प्रश्न होता है। लल्लन सिंह अकेले सांसद नहीं हैं जिन्हें अपने सांसदी के जाने का भय है, और जो इस तरह से अपने वैयक्तिक सत्ता को, जो सांसदी है या विधायकी है, उसको रिटेन करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के पीठ पीछे ये पूरा गेम प्लान मचा रहे हैं जो उन्हें भी लग रहा है कि इसका भी कोई भविष्य नहीं है और इसके साथ होने पे मेरा कोई भविष्य नहीं है। ऐसे 17 सांसद हैं जदयू के जो भाजपा के गठबंधन के कारण जो है सांसद बने हैं, एमपी बने हैं, और वो मोदी के चेहरे के कारण बने। तो वो भी तो अब लोकसभा में देख रहे होंगे ना कि भाई मेरा क्या गेम है, मैं आगे क्या करूँगा। ऐसा नहीं है कि जदयू के विधायक भी बढ़ रहे हैं। जदयू का आप वोट शेयर देखेंगे 2014 के लोकसभा से अभी तक 2020 के चुनाव तक वो लगातार डिक्लाइन पे ही है। परसेंटेज ऑफ वोट जो होता है वो डिक्लाइन पे ही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि विधायक भी जो है वो भी सोच रहे होंगे कि नहीं ये पार्टी एक्सपैंड करेगी, या सांसद ये सोचेंगे चलो सांसद ही ना रहे हम विधायक बन सकते हैं। कहाँ बनोगे विधायक। भाजपा भी अपने सीट को बढ़ा रही है और दूसरी पार्टियां जो है कम्युनिस्ट भी अपनी सीट को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जदयू अपने सीट को बढ़ा नहीं पा रही है। जदयू यदि अकेले लड़ती तो इनकी स्थिति और खराब होती, ये 30-35 पे पहुंच जाते। तो ये तो उनको भी पता है। तो
जो भी सांसद हैं उनका प्रेशर तो पार्टी पे होगा ही। अब इसी कारण से अगला 1 महीना जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम 5वें बिंदु पे आते हैं कि नीतीश जो है उनके लिए इंडी अलायंस में क्या है रोल। क्या वाकई उनको पीएम पद का कोई मोह नहीं है? प्रैक्टिकली ठीक है, ये दिखे कि पीएम तो कोई भी नहीं बन सकता, इंडी अलायंस तो पावर में ही नहीं आएगी। थ्योरेटिकली लगता है कि नहीं भाई मैं क्यों नहीं, थ्योरेटिकली उनको लगता है कि हम भी बना सकते हैं, मैंने ये पूरा मेरा गेम प्लान है। केसी त्यागी का स्टेटमेंट आपने यदि नहीं सुना है तो सुनिए। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक हैं, विचारों के प्रधानमंत्री हैं। त्यागी जी, क्या ये भविष्य के लिए रास्ता खुला हुआ है प्रधानमंत्री पद का? मैं कह रहा हूँ हैं वो। केसी त्यागी जो हैं वो बोल रहे हैं कि इंडी अलायंस के वैचारिक प्रधानमंत्री। अब ये क्या होता है ये मुझे नहीं पता कि विचारों के प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार ही हैं, विचार का प्रधानमंत्री क्या होता है भाई? अब ये केसी त्यागी जी ही बता पाएंगे। तो जब आपके साथ के नेता इस तरह की बातें करते हैं या केवल एस्पिरेशंस ही रखना, वो बोलते हैं कि नहीं भाई हम बने ना बने ये अलग बात है, लेकिन हम पुश तो करेंगे। आप बार्गेन जब करते हो तो दुकानदार जो है वो आधे से ज़्यादा दाम बताता है और आप सीधा उसको काट करके आधे पे ले आते हो और फिर घटते घटते 1 पे पहुंचते हो। तो वही है कि सीट शेयरिंग की भी बात चल रही है। अगर प्री पोल सीट शेयरिंग होती है जिसकी संभावना मुझे नगण्य दिखती है, तो ऐसी स्थिति में वो 1 महीने में स्पष्ट हो जाएगा कि सीट शेयरिंग कहाँ क्या कैसे होगी। ऐसी स्थिति में आपको पहले से ही फील्डिंग सेट करनी होगी कि भाई हम कहाँ प्रधानमंत्री का देख रहे थे और आप मुझे 3 सीट दे रहे हो बिहार में, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। हमारे 17 सांसद हैं बिहार में, भाजपा को छोड़ करके सबसे अधिक सांसद जदयू के ही हैं। तो वैसी स्थिति में तो बोलेगा कि 17 सांसद हमारी पार्टी से हैं, तो मैं क्यों नहीं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता हूं, और किसका इतना सांसद है। तो वो भी एक गेम जो है मुझे लगता है कि आ जाता है। हालांकि ये बार बार कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे पीएम पद का कोई मुंह नहीं है। कहना और मानना 2 अलग अलग चीजें होती हैं। अब इंडिया अलायंस की भी मीटिंग में आप देखेंगे कि नीतीश का ग्राफ गिरता ही जा रहा है। कहाँ उन्होंने पहली मीटिंग करवाई थी, नाम जो है पीडीए रखा गया था और पटना में एकदम जून में जो है मीटिंग हुई और पूरा जोर शोर से वहीं से मैथमेटिकल फार्मूला आता है कि हम 1 on 1 450 सीटों पे भाजपा से लड़ाएंगे अपने कैंडिडेट और कैसे सत्ता में उनकी वापसी होगी। ये पूरा गेम प्लान जो है वो चल रहा था इनका। और उसके बाद ये स्थिति हो गई कि इनके एक नेता कहते हैं कि हमको तो समोसा भी नहीं दिया। यहां तक आने में नीतीश का ग्राफ जो है लगातार वो गिरता हुआ ही आपको दिखेगा। इसी कंटेक्स्ट में ममता बनर्जी का भी स्टेटमेंट आ जाता है। वो बोलती हैं कि बंगाल में तो हम ही लड़ेंगे, बंगाल में तो हम ही लड़ेंगे और सीट शेयरिंग जो होगी उससे बाहर जो है कांग्रेस को हम समर्थन देंगे। संजय राउत जो है वो शिवसेना के बारे में बोलते हैं कि उनका तो 0 है, कांग्रेस इज 0, महाराष्ट्र में 0 सीटें हैं, तो भाई वहीं से उनको आरंभ करना पड़ेगा। तो उन्होंने भी बता दिया, वो बार बार असर्ट कर रहा है कि हमारे तो अभी भी मतलब हमारे 2/3 लोग छोड़ करके हमें चले गए, फिर भी हम ही सबसे बड़ी पार्टी हैं महाविकास अघाड़ी में, एमवीए में, वहाँ पे ये आ रहा है। केजरीवाल का तो मतलब वो विपश्यना से आएगा तो उसके बाद उसको जेल ही जाना है, जेल में अच्छे से उसकी विपश्यना जो है वो हो जाएगी। वो बचता फिर रहा है, उसको घसीट के ले जाएंगे ईडी वाले। और वो तो अलग, दिल्ली की प्रदेश इकाई जो है इनकी और पंजाब के दोनों ने ही कांग्रेस के साथ होने से मना कर दिया है और केजरीवाल को कोई पूछ नहीं रहा है। दूसरा, केजरीवाल और ममता ने जो गेम किया राहुल गांधी के साथ, उससे भी मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस बहुत अधिक प्रसन्न होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रमोट कर दिया कि यही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। ये सारा गेम जो है लगातार चल रहा है। फिर भी नीतीश जो है उसको अभी भी कांग्रेस से आशा है, राजद से आशा नहीं है,
कांग्रेस के बारे में नीतीश ने यह कहा है कि उनको भी हमारे काम के बारे में बात करना चाहिए, उन्हीं को फायदा होगा। वो यहाँ पे ये बोल रहा है। राजद के बारे में नहीं बोला कभी कि राजद वालों को हमारे काम को पुश करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो एक आशा है और इनको लग रहा है कि अगर मैं भाजपा के साथ नहीं आऊँगा, राजद जो मुझे खोखला करने में लगी हुई है, और ऐसा नहीं है कि लालू के पास एक ही गेम प्लान होगा कि ललन सिंह वाला काम किया, नहीं, वो और भी विधायकों को तोड़ने के लिए लगा हुआ होगा। अगर अमित शाह 2/3 विधायक तोड़ सकते हैं एनसीपी की और उसके शिवसेना के, तो ऐसा नहीं है कि लालू वो गेम नहीं कर सकता है जदयू के साथ। उसको तो दिख रहा है ना, उसके पास दिखाने के लिए भी है कि भाई हमारे पास 79 है, तुम लोग अगर आ जाते हो तो तुम्हें हम देंगे, मंत्री बना देंगे। जो लोग मंत्री नहीं उनको तोड़ना आसान है, गिवन द फैक्ट कि आपका भविष्य किस तरफ इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है। ये सारी चीज़ें देखते हुए अगला 1 महीना मतलब जनवरी 31 तक आप देख लीजिएगा कि बिहार में स्थिति एकदम पानी की तरह स्पष्ट हो जाएगी। नीतीश के पास 3 विकल्प बचते हैं इस स्थिति में, जो अभी पीठ पीछे चल रहा है। या तो वो चुनाव जब तक, क्योंकि अभी जो है भाजपा वो अपना, अभी मैं एक समाचार पढ़ रहा था उसमें बोल दिया कि भाजपा जो है पहले से ही टिकट का बंटवारा जो है आरंभ कर देगी, ताकि जो लोग भी लड़ेंगे उनके पास समय हो। और भाजपा ने भी ऐसे ही ये समाचार नहीं फैलाया है, उनको नीतीश जैसे लोगों को साधने के लिए यह करना आवश्यक था। भाजपा यदि बिहार से अगले 1 महीने में सीट अनाउंस करने की घोषणा खाली करे, अनाउंस करे नहीं, घोषणा कर दे कि हम जो है मीटिंग कर रहे हैं, आप देखिएगा जदयू में दरारें जो है वो दिखनी आरंभ हो जाएंगी। संभव है कि नीतीश के लिए जो मैं कह रहा था कि 3 विकल्प बचते हैं। पहला है आप चीफ मिनिस्टरशिप छोड़िए और आप सेंटर में चले जाइए, आप सांसदी का चुनाव जो है वो लड़िए और यूनियन मिनिस्ट्री में जाइए। भाजपा का सीएम बनेगा जदयू के सारे विधायकों के समर्थन के साथ, पहला है। दूसरा है आप टेढ़े बने रहें, आपकी पार्टी को अमित शाह तोड़ देगा, आपके पास केवल निशान बचेगा आपका, और जो आपके लॉयलिस्ट हैं वो बचेंगे, 2/3 आपके लोग जो है उधर चले जाएंगे। एक तो यह है। और तीसरा, विधायक दल स्वयं ही टूट जाए, नीतीश को बोल दे कि नहीं अब हो गया, हमें नहीं दिखता आगे, और अमित शाह को बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़े, और विधायक दल जो है एक समर्थन दे करके नीतीश को अकेला छोड़ दे, पार्टी ना तोड़े, पार्टी बनी रहे, और फिर वो समर्थन जो है भाजपा को दे। यही 3 विकल्प बचते हैं। 1 महीने में ये सारी स्थिति जो है आपको स्पष्ट होती दिख जाएगी। लोकसभा चुनाव के कैंडिडेचर अनाउंसमेंट के प्रेशर के कारण आपको जदयू में विघटन की या नीतीश के जाने की, या फिर पार्टी टूट करके छोटा और बड़ा खंड, 2 खंड जो है 1/3 2/3 ये बन करके ये आपको समाचार मिलेंगे। मेरा आकलन यही है बिहार को लेकर के। ये अभी एक डेवलपिंग इवेंट है, ये आगे भी चलता रहेगा। कुछ उस तरह का आएगा जिस पे चर्चा करने की आवश्यकता हो तो हम चर्चा में अवश्य उस बात को लेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, और हमारा सहयोग जैसे भी कर सकते हैं करते रहिए। आप लोगों को आने वाले वर्ष के लिए, नव वर्ष के लिए जो अंग्रेजी है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, समृद्धि आपके जीवन में आए, और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।